वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। बट आज टाइप ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट है। सो आज हम इस पार्ट में एक अलग टाइप का इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने f1 dx प्लस f2 dy इक्वल्स टू फाई टी, g1 dx प्लस g2 dy इक्वल्स टू फाई डैश टी टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक लर्न की थी। यहाँ पे ये d, कैपिटल D जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है d बाय dt को। आज के इस लेक्चर में हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हैं, जिनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz इक्वल्स टू 0, p2 dx प्लस q2 dy प्लस r2 dz इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे p1 q1 r1 p2 q2 r2 सम फंक्शंस ऑफ x y z हैं। ओके, अभी इन इक्वेशंस को, ये जो दोनों इक्वेशंस है ये साथ में जब एक साथ आती हैं तो उनके सेट को हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको याद ही होगा कि हम लीनियर इक्वेशंस को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और करते आए हैं। तो अभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो टू साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको भी हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो dx, dy और dz के फॉर्म में ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपको p, q, r दिखाई दे रहे हैं वो अगेन फंक्शंस ऑफ x, y, z ही होंगे, जो कॉम्बिनेशन होंगे लाइक p1, q2, q1, p2, r1, r2, इनके फॉर्म में ये p, q, r की वैल्यूज आ जाएंगी। तो कई बार हमें क्वेश्चंस इस फॉर्म में मिलता है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कई बार क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में ही मिलता है तो हम डायरेक्टली उस पर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्विंग की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है उसका फॉर्म है dx बाय p इक्वल्स टू dy बाय q इक्वल्स टू dz बाय r। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं वन बाय वन सारे मेथड्स यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट अस सी द फर्स्ट मेथड। यहाँ पर हम एट अ टाइम कोई भी टू इक्वेशंस ले लेंगे। जैसे हमने मान लीजिए टू टर्म्स ले लिया, फर्स्ट हम ये वाला टर्म ले लें, ओके, और सेकंड हम ये वाला टर्म ले लें। यू हैव टू टेक एनी टू टर्म्स आउट ऑफ दीज थ्री एट अ टाइम। एक तीसरा जो सेट बनता है, जो थर्ड सेट बनता है वो ये वाला है, लाइक आप dx अपॉन p और dz अपॉन r। इस तरह से ये जो थ्री डिफरेंट सेट्स हैं उसमें से आप कोई से भी टू सेट्स एक बार में ले सकते हैं। जैसे dx बाय p इक्वल्स टू dy बाय q आपने ले लिया, या फिर आपने dy बाय q इक्वल्स टू dz बाय r ले लिया, या फिर आपने dx बाय p इक्वल्स टू dz बाय r ले लिया एट अ टाइम। तो आपको एक बार में इन तीन में से कोई से भी टू टर्म्स को साथ में लेना है, और ध्यान रखना है ऐसी टू टर्म्स को साथ में लेना है जिसमें सिर्फ टू वेरिएबल्स हो। ओके, तो ऐसे फॉर्म में जिनमें टू वेरिएबल्स हैं और आप उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकें, ऐसी टर्म्स को आपको साथ में लेके सॉल्व करना है। ओके, जब एक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है आप उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से या जो भी हमने पहले टेक्निक सीखी है उससे सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको ऐसी दो टर्म साथ में लेनी है जिसमें टू ही वेरिएबल्स हैं और वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। थ्री वेरिएबल्स होंगे तो फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अब एक सेकंड और सेट लेंगे
एनी टू टर्म्स का, उसमें भी वहाँ पे यही ध्यान रखना है, टू वेरिएबल्स होने चाहिए और आप उसको सिंपल टेक्निक से सॉल्व कर सके, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको टू रिलेशंस मिलेंगे। एक फर्स्ट जो आपने लिया है सेट, वहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन भी टू वेरिएबल्स में होगा। फिर आप जब सेकेंड टाइम लेंगे टू टर्म्स, तो वहां से भी सॉल्व करके एक रिलेशन मिलेगा, वो भी अगेन टू वेरिएबल्स में होगा। तो इस तरह से ये जो दो रिलेशन मिलेंगे, टू रिलेशंस जो आपको मिलेंगे, ये कंबाइंड होके इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, सो इस तरह से ये मेथड 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे टू सेट्स लेने हैं, लाइक एक सेट ये वाला ले लेंगे, फिर एक सेट ये वाला ले लेंगे, इस तरह से सेट चूज करना है कि वहाँ पे टू वेरिएबल्स ही हो, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक या जो प्रीवियस आपने टेक्निक स्टडी की है, सिंपल टेक्निक से आप या डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप उसको सॉल्व कर सके। ओके, बट कई बार ऐसा होता है कि मेथड 1 आपको कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे पाता है, लाइक आपको जो गिवन क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह से आप दो टर्म्स नहीं ले पाते हैं जिनको डायरेक्टली आप सॉल्व करके डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सोल्यूशन लिख सके। तब हमें ज़रूरत होती है एक दूसरे मेथड की। मेथड 2 अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। मेथड 2 में क्या होगा, आपको पहले मेथड 1 यूज कर लेना है। मेथड 1, मान लीजिए कि आपने मेथड 1 से ये सेट लिया, सपोज dx by p इज इक्वल्स टू dy by q, आपने ये दो टर्म्स ली और मेथड 1 अप्लाई करके आपने यहाँ से एक रिलेशन निकाल लिया। ओके, मीन्स ये रिलेशन या तो x और y में होगा, या आप ये टू टर्म्स ले रहे हैं तो y z में होगा, या फिर आप ये टू टर्म्स ले रहे हैं तो x और z में होगा। तो जो भी रिलेशन आपको मेथड 1 से मिल गया है वो एक रिलेशन मिल गया। अब मान लीजिए आप मेथड 2 से सेकेंड रिलेशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं कि मेथड 1 से जो आपको फर्स्ट रिलेशन मिला है, लाइक कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, अब उस वेरिएबल की वैल्यू आप अदर टर्म में रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये जो टू टर्म्स हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड 1 से जो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिली है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, इस तरह से हम उस वेरिएबल को अदर वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, अदर वेरिएबल में एक्सप्रेस कर देंगे, ताकि ये जो इक्वेशन है वो अगेन आपका टू वेरिएबल्स में आ जाएगा और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको टू वेरिएबल इक्वेशन मिल गया, फिर से आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेक्निक से आप उसे सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से सॉल्व करके फिर आपको एक रिलेशन मिलेगा जो कि टू वेरिएबल्स में होगा। तो एक रिलेशन आपको मेथड 1 से मिल गया और सेकेंड रिलेशन आपको मेथड 2 अप्लाई करने से मिल गया। सो एक्चुअली मेथड 2 है क्या, मेथड 2 मेथड 1 में जब आपको दोनों रिलेशंस नहीं मिल पाते हैं तो मेथड 1 के किसी एक रिलेशन को आप दूसरे मेथड में, मेथड 2 में यूज कर सकते हैं। वहां पे एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है, अदर वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर उस इक्वेशन को जो कि अब टू वेरिएबल्स में आ गया है आपको सॉल्व कर लेना है। तो इट इज एक्चुअली अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मेथड 1 एंड 2 अकेला कोई एक मेथड नहीं है, उसमें मेथड 1 का यूज आपको करना ही है, वहां से एक रिलेशन जो मिला है उसको यूज करना ही है। तो ये जो फाइनली आपको टू रिलेशंस मिल गए हैं वो साथ में मिलके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इस इक्वेशन का। ओके, अब कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही मेथड से हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाते हैं, या फिर मेथड 1 से एक सोल्यूशन मिल जाता है बट मेथड 2 से भी हमें सेकेंड सोल्यूशन नहीं मिलता, तो फिर हमें एक नए मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज मेथड 3। अब देखिए यहाँ पे आपने प्रिंसिपल ऑफ एल्जेब्रा
ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस स्टडी किया हुआ है। तो हम इसी इक्वेशन पे dx by p is equals to dy by q is equals to dz by r पर प्रिंसिपल ऑफ एल्जेब्रा ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस अप्लाई करते हैं। वो क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का कहना ये है कि आप ये जो dx by p, dy by q एंड dz by r है, यदि आप इन्हें किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें तो वो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा वो इन फ्रैक्शंस के जो ऑलरेडी इक्वल हैं उनके भी इक्वल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किया है, यहाँ L M N मल्टीप्लायर्स यूज किए हैं। मीन्स L से हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है, m से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया है और n से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और अब हम इसे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरह का जो फ्रैक्शन मिलेगा वो ये प्रीवियस जो इक्वल फ्रैक्शंस है उनके इक्वल ही होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से टू डिफरेंट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज किए हैं। फर्स्ट में मैंने L M N मल्टीप्लायर्स लिए हैं और सेकंड में आप ऑब्जर्व करेंगे L डैश M डैश N डैश मल्टीप्लायर्स लिए हैं। ओके, तो आगे देखिए अब करना क्या है। एक्चुअली ये मल्टीप्लायर्स चूज करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना होता है। ये मल्टीप्लायर्स आपको ऐसे चूज करने हैं, ये मल्टीप्लायर्स कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो बट आपको ऐसे मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं कि जो न्यूमरेटर है, लाइक ये जो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाए और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर वो जीरो बन जाए। एक बार फिर से समझा देते हैं, ऐसे मल्टीप्लायर्स एल एम एन आपको चूज करने हैं कि न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए जिसको आप इजीली इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकें और डिनोमिनेटर जीरो बन जाए। यदि आप ऐसे मल्टीप्लायर सर्च कर पा रहे हैं तो आपका ऑलमोस्ट वर्क डन हो जाता है। बस इसके बाद आपको क्या करना होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया है तो आपको फाइनली इक्वेशन मिल जाती है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, ये जो न्यूमरेटर है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हुआ है, आप इसमें से किसी भी टू टर्म्स को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा। अब हमने पहले ही कहा था कि न्यूमरेटर तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे इंटीग्रेट करेंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट मल्टीप्लायर के सेट से एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब सिमिलर टू दिस हम सेकेंड मल्टीप्लायर्स का सेट ले लेते हैं एल डैश एम डैश एन डैश और उसको भी इसी तरह से सेट करेंगे कि न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए और डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो अगेन यहाँ से आपको मिल जाएगा एल डैश डी एक्स प्लस एम डैश डी वाई प्लस एन डैश डी जेड इक्वल्स टू जीरो। और क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसे भी आप इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सेट से आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है फर्स्ट सॉल्यूशन, और सेकंड सेट जो है एल डैश एम डैश एन डैश से उससे आपको सेकेंड सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, और ये जो दोनों सोल्यूशन हैं ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों सोल्यूशंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, सो ये टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस जो हैं, जो रिलेशंस हैं, वो आपको कंप्लीट सोल्यूशन देंगे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों रिलेशंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मींस एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए। ओके, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके,
अभी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको याद कराना चाहूँगी। यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप इसे न्यूमरेटर को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं बट डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बन पाता है। ऐसा कई बार होता है कि हमें ऐसे मल्टीप्लायर्स नहीं मिलते जिससे डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लायर चूज़ करते हैं कि डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन मिले आपको जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो। ओके कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल मैं करवाने वाली हूँ आगे कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनता, तो उस केस में ऐसा फंक्शन डिनोमिनेटर में हम फ्रेम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो वो भी बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाता है और सॉल्व हो जाता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नोट करने जैसी है मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इन सम केसेस द डिनोमिनेटर विल नॉट बिकम ज़ीरो, देन ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर अ फंक्शन whose differentiation is in numerator. ओके अब आप यहाँ पर ये जो मेथड्स मैंने बताए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से कोई से भी मेथड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। Okay, so any combination of methods will help us in getting two independent relation between the variables. बस important चीज़ यही है कि आप कोई भी combination of method लें, चाहे आप फर्स्ट सेकेंड का combination लें, चाहे आप फर्स्ट थर्ड का combination लें, या फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट से ही आपका पूरा रिलेशन मिल जाता है, दोनों रिलेशन मिल जाते हैं, कोई सा भी combination लें, बट ध्यान ये रखना है कि वो जो दोनों रिलेशन मिले हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ये जो दोनों रिलेशंस होंगे वो द टू सॉल्यूशंस या टू रिलेशंस विल कंस्टिट्यूट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द गिवन सेट ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैंने यहाँ पे आपको सभी मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। अब हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ओके सो लेट अस सी some examples. So the first example is dx upon x equals to dy upon y equals to dz upon z. अब हम यहाँ पे ये फर्स्ट टू टर्म्स ले लेते हैं, dx upon x and dy upon y. ये फर्स्ट टू टर्म्स जब हम लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा log x इज इक्वल्स टू log y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने उसको यहाँ पे log के टर्म्स में ही लिख दिया है log c1. ओके और अब जब आप ये log एलिमिनेट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड्स, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू c1y. यहाँ पे log m प्लस log n का रूल लगा दिया है, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn. तो जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपको मिल जाता है x इज इक्वल्स टू c1y. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये टू टर्म्स ले लिए जो कि सिर्फ टू वेरिएबल्स में ही हैं. ओके और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको एक रिलेशन मिल गया है, वो भी टू वेरिएबल्स में ही है. अब हम अदर टू टर्म्स लेंगे, लाइक हम ये लास्ट टू टर्म्स ले लेते हैं. ये वाले अगर आप टर्म्स ले रहे हैं तो dy अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dz अपॉन z. हम अब ये वाले टर्म्स लेके देखते हैं क्या सोल्यूशन मिलता है. dy अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dz अपॉन z हमने ले लिया, इसको सेम वे में इंटीग्रेट किया है तो मिल जाएगा log y इज इक्वल्स टू log z प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन इन टर्म्स ऑफ log c2. ओके अगेन यहाँ log m प्लस log n का रूल हमने अप्लाई किया तो हमें मिल गया log c2z एंड टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड्स y इज इक्वल्स टू c2z. तो आपने देखा कि फर्स्ट वे में फर्स्ट टर्म से हमें x इज इक्वल्स टू c1y मिला था और सेकंड जो हमने टू टर्म्स लिए हैं, सेकंड सेट जो लिया है उससे y इज इक्वल्स टू c2z मिल गया है. तो ये जो दोनों सॉल्यूशंस मिले हैं, जो दोनों रिलेशंस मिले हैं हमें, हम जब इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है गिवन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके अब हम यहाँ पर हमने मेथड 1 यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें अदर मेथड यूज़ होगा. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज dx अपॉन y इज इक्वल्स टू dy अपॉन x इक्वल्स टू dz अपॉन z. अब आप नोटिस करेंगे कि हम ये फर्स्ट टू टर्म्स यदि लें तो वहाँ पे ये टू वेरिएबल्स ही हैं, dx अपॉन y इक्वल्स टू dy अपॉन dz. अब आप नोटिस करेंगे कि हम ये फर्स्ट टू टर्म्स यदि लें तो वहाँ पे ये टू वेरिएबल्स ही हैं, dx अपॉन y इक्वल्स टू dy
अपॉन एक्स, देर आर टू वेरिएबल्स। तो हमने ये फर्स्ट टू टर्म्स ले लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर लेते हैं। x को लेफ़्ट साइड में हमने शिफ्ट कर दिया, y को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, और अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा x²/2 इज इक्वल्स टू y²/2 प्लस c। और जस्ट इसको एक और स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम। हमने इसे 2 को डिनोमिनेटर से शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, और फिर इस 2c को एक न्यू कांस्टेंट c1, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 लिख दिया है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन मिल गया है, ये टू वेरिएबल्स में रिलेशन है x² इक्वल्स टू y² प्लस c1। तो आपने देखा कि हमने फर्स्ट टू टर्म्स लिए, उनको सॉल्व किया है और ये फर्स्ट रिलेशन मिल गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन से टू टर्म्स लें जिससे हम फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। नाउ सी, हमारा क्वेश्चन है dx अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स इक्वल्स टू dz अपॉन z। हमने ये फर्स्ट टू टर्म्स लेके ऑलरेडी एक रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब हमें अदर टू टर्म्स कौन सी लेनी है वो डिसीजन लेना है। तो देखिए, अगर हम ये सेकेंड और थर्ड टर्म लेते हैं तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि dy अपॉन एक्स dz अपॉन z मीन्स यहाँ 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x, y एंड z। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट और थर्ड टर्म साथ में लेते हैं तो वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि dx अपॉन वाई इक्वल्स टू dz अपॉन z। इस टू टर्म्स में अगेन 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z। तो हम अभी 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस पे मेथड 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमने मेथड 1 से एक रिलेशन ऑलरेडी निकाल लिया है। अब हम अदर टू टर्म्स ऐसी नहीं सर्च कर पा रहे हैं यहाँ पे जो कि सिर्फ 2 वेरिएबल्स में हो। यहाँ पे दोनों ही जो सेट हमें मिल रहे हैं, दोनों ही सेट में 3 वेरिएबल्स हैं। तो अब हम यहाँ मेथड 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हम मेथड 2 अप्लाई करते हैं। तो चलिए आगे हम मेथड 2 अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ये लास्ट 2 टर्म्स, ओके, और उसमें x की वैल्यू जो रिलेशन 1 आया था वहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लास्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं, dy अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू dz अपॉन z, और ये इक्वेशन नंबर 1 से हम x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें मिल जाएगा dy अपॉन अंडर द रूट y² प्लस c1, और राइट साइड में तो हमारे पास है ही dz अपॉन z। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा log, ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेट हम यहाँ कर देते हैं। मैंने बोथ द साइड्स इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया यहाँ पे, ओके। और इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर द रूट y² प्लस द कांस्टेंट इज गिवन बाय log y प्लस अंडर द रूट y² प्लस c1। ये उसका इंटीग्रेशन हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा log z प्लस log c2, ओके। तो अब आप इसको यहाँ राइट हैंड साइड में log z c2 लिख सकते हैं, और जब आप log का एंटी लॉग ले लेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा ये रिलेशन, जो कि अगेन 2 वेरिएबल्स में है, y और z में है। तो देखिए, अब आपको ये सेकेंड रिलेशन मिल गया है, और फर्स्ट रिलेशन था x² प्लस y² या x² इक्वल्स टू, आपका रिलेशन था x² इक्वल्स टू y² प्लस c1, ओके। तो ये जो दोनों रिलेशन हमें मिल गए हैं, ये दोनों रिलेशन साथ में कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं गिवन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। तो आपने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल 1 में हमने दोनों ही बार मेथड 1 अप्लाई किया। एग्जांपल 2 आपने देखा कि कैसे मेथड 1 हमने सिर्फ एक बार लगाया, बट सेकंड टाइम वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमको मेथड 2 अप्लाई करना पड़ा, ओके। अब
हम एक अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें मेथड 3 अप्लाई करेंगे। ओके, तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। मेथड 3 मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो ज़रूर मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। और इससे पहले के भी जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आप देखिए, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो है कई बार अप्लाई होता है, उस मेथड की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको मेरे एग्जाम्पल्स और मेथड समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।